साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी से संविधान सभा के भाग। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 नवंबर 1949, उस समय पर डेट थी 26 नवंबर 1949। तो इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। और इसे हम आंशिक रूप से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस दिन 16 आर्टिकल्स को लागू किया था और 4 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आंशिक रूप से उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे एक विशेष रीज़न ये था कि 31 दिसंबर 1949 की बात है, 31 दिसंबर 1929 की बात है। 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था उस समय पर, जो कि लाहौर में था। ठीक है, तो उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी। रावी नदी के किनारे खड़े होकर एक घोषणा की थी कि हम भारतीय हर साल 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, यानी कि पराधीनता या स्वाधीनता या फिर गणतंत्र दिवस, कि हम भारतीय प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इन लोगों ने पहली बार जो हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि हमने जो संविधान पूर्णतः लागू किया था वो 26 जनवरी को ही किया था, लेकिन पूर्णतः निर्मित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना था उस समय पर जो संविधान में भाग थे वो 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भागों की संख्या होगी 25। ठीक है, कुछ प्रावधानों के चलते हमने एक भाग को हटा दिया तो 4 भाग इसमें ऐड कर दिए, तो टोटल एक गया तो कितने बचे 21, 4 ऐड करें तो कितने हो गए 25। आर्टिकल्स की संख्या थी 465 प्लस। 465 प्लस वर्तमान में आर्टिकल्स की संख्या है, जिस 470 भी आंकड़ा कहीं आपको मिल जाएगा, और अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, तो ये डाटा है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के पूरे भागों को, संविधान के पूरे भाग। ठीक है, तो हम लगभग कुछ वीडियो में संविधान के पूरे 25 भागों को कवर करने वाले हैं। आपको बस धैर्यपूर्वक पढ़ना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके यहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम में यदि आप बैठोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर दे लो, एनटीपीसी का दे लो, यूपी पुलिस में भी अभी 40,000 आने वाली है, पीएससी में वैकेंसी आने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो ना, और यदि संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ज़रूरत है बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने की और वीडियो को ध्यान से देखने की। तो आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, और यदि पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है संविधान के भाग। ठीक है, संविधान के भाग। यदि हम बात करते हैं संविधान के भाग की, संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या वर्णित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत आता है। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब जो हमारा भाग 1 है ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आता है 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है, भारत के संविधान का भाग 1 है। अब ये हमारे भारत के संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो हम देखते हैं एक एक करके आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में है क्या, आखिरकार इनमें क्या बात बोली गई हैं। इनका हम आर्टिकल 1 के जो सब क्लोज हैं उनको भी देखेंगे कि आर्टिकल सब क्लोजों में इनमें क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ होगा और इसकी जो अनुमति है या इसका जो निर्णय है वो निर्णय कौन लेगा, निर्णय सर्वसम्मति से होगा। ये आर्टिकल 1 की, ठीक है, सर्वसम्मति से होगा और सभी के समायोजन से होगा। जो निर्णय लिया जाएगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, डिसीजन इसमें सर्वसम्मति या समायोजन होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या है कि संसद ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, ठीक है, जिन्हें वह उचित समझे या स्थापना कर सकती है, राज्य का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, लेकिन शर्त वो होनी चाहिए, शर्त वो होंगी जिन्हें संसद उचित समझे। और ये अधिकार केवल संसद के ही पास है और संसद ये काम आर्टिकल नंबर 2 के तहत कर सकती है। आर्टिकल 3 में क्या है, संसद विधि द्वारा राज्य की सभा में परिवर्तन। ठीक है, संसद विधि द्वारा राज्य की सभा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन या फिर नए राज्य का निर्माण, ये सभी के सभी क्या है, आर्टिकल नंबर 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 3।
आर्टिकल 3 के तहत आप किसी नए राज्य का निर्माण तो कर दोगे, लेकिन आर्टिकल 3 में केवल क्या है, आप केवल किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हो, लेकिन उसे प्रवेश संसद में, उसे भारत में प्रवेश कौन दिलाएगा? आर्टिकल नंबर 2। प्रवेश मतलब एंट्री करना, और एंट्री करना कहीं मतलब जाना, और जाना मतलब क्या है? जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, और गो से आपको आवाज़ आएगी दो की, गो दो। तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर लेना। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? किसी भी नए राज्य का प्रवेश है। ठीक है, निर्माण कौन करेगा? निर्माण आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या है? निर्माण करने से है, और आर्टिकल 2 क्या है? किसी भी नए राज्य के प्रवेश से है, एंट्री से है। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 2 एवं 3 के तहत संसद द्वारा किए गए कार्य। जितने भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कार्य किए जाते हैं संसद के द्वारा, उन सभी के कार्यों का वर्णन है आर्टिकल नंबर 4 में। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, और इसके लिए केवल साधारण बहुमत की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत हो, केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही ये नियम पास कराया जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 1 में कुछ सब क्लोजेज हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 का सब क्लोज जो 1 है उसमें बोला गया है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आपने पढ़ा होगा परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या है कि कोई भी राज्य जब मर्जी जब किसी दूसरे मतलब संघ से अलग हो सकता था, और इसका एक एग्जाम्पल है भूतपूर्व सोवियत संघ, जो कि रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहले कुछ राज्यों का संघ हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोलते हैं। दूसरा होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में ये वर्णन है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी कोई राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। हाँ, अपनी मर्जी से शामिल जरूर हो सकता है, शामिल हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं होगा। ये संघात्मक शासन वाले देशों की पहचान है। ठीक है, और ऐसा ही हमारा देश भी है। हमारा भारत देश क्या है? एक संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन हमारे देश का एकात्मक की ओर भी झुकाव है। ठीक है, तो यही आर्टिकल 1 के सब क्लोज 1 में बोला गया है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 का जो सब क्लोज 2 है उसमें बोला गया कि भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, मतलब भारत और राज्यों के बीच कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता, इसका परिणाम भी नहीं है। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। आर्टिकल 1 का जो सब क्लोज 3 है उसमें भारत का क्षेत्र है, जिसमें राज्यों का क्षेत्र आता है, जिसमें 28 राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र आता है, जिसमें टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, ठीक है, लेकिन जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें कुछ केंद्र द्वारा संचालित होते हैं। अब केंद्र द्वारा संचालित का मतलब क्या है कि इन मतलब जो कुछ यूटी हैं, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, इनमें केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है। यदि किसी में विधानमंडल है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल ही उसके लिए कानून बनाएगी। तो 3 ऐसे यूटी हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है एनसीटी यानी कि दिल्ली है। ठीक है, एनसीटी दिल्ली है। एक पुद्दुचेरी है। ठीक है, दूसरा पुद्दुचेरी, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूटी ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है। बाकी जो 5 बचे, इन 5 में क्या है? इन 5 में ये 5 केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, 5 ही केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कौन कौन से 5? कौन कौन से? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, लद्दाख है और चंडीगढ़ है। लेकिन 3 ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है, पुदुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर। जो दिल्ली में विधानमंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, जो कि 239 के आर्टिकल क और ख में स्थित है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में है क्या है? किसी भी नए राज्य का निर्माण। ठीक है, किसी भी नए राज्य का निर्माण क्या है? आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है, और इसमें संसद की विधि द्वारा क्या क्या काम किए जा सकते हैं? पहला है किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। ठीक है, मतलब हम किसी भी राज्य से उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 में अधिकार लिखा हुआ है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के नामों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ या फिर राज्यों को अलग करने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत मिला हुआ है। ठीक है, हम इसमें राज्यों के भागों को मिलाकर या 2 से अधिक राज्यों को अलग करके भी किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसमें तीसरी शर्त है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। चौथी शर्त यह है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। 5वीं शर्त इसमें यह है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। 6ठी शर्त इसमें यह है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, ये सभी के सभी अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा प्राप्त हैं, और इन्हें सभी में क्या कर सकता है? संसद ही केवल इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।
केवल संसद के द्वारा ही ये काम किए जा सकते हैं। और संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के केवल साधारण बहुमत से ही हम किसी भी नए राज्य का निर्माण या उसके प्रवेश या हम उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि संसद जो है आर्टिकल 2 और 3 के खिलाफ जो मतलब 3 में जो कार्य किए गए उनका वर्णन है आर्टिकल नंबर 4 में। ठीक है, संसद के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, उन सभी का वर्णन है कार्यों का आर्टिकल नंबर 4 में। ठीक है, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी भी संविधान के संशोधन की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं है, और ना ही इसमें किसी विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भाग 1 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 किससे संबंधित है, भारत संघ राज्य क्षेत्र और उसके क्षेत्र से। ठीक है, संघ राज्य और उसके क्षेत्रों से, और इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत संघ राज्यों का क्षेत्र। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण। और आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन, जिसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। यदि हम बात करते हैं संविधान के भाग 2 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नागरिकता भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नागरिकता किस भाग से संबंधित है, नागरिकता है भाग 2 से संबंधित, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से है 11 तक। ठीक है, जो नागरिकता का जो प्रावधान है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। अब जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 हैं, ये केवल नागरिकता देने से संबंधित है। यदि किसी को मतलब मान लो कोई हमारे देश का नागरिक है या फिर कोई विदेशी है और उसको भारत देश की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए प्रावधान है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 8 तक। 5, 6, 7, 8 में नागरिकता देने से ही संबंधित है। और जो आर्टिकल 9, 10 और 11 है, इस क्या है, नागरिकता के संबंध में संसद को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मान लो हमें किसी भी सदस्य को या कोई बाहर का है, यदि उसे भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो अधिकार प्राप्त होंगे आर्टिकल 9, 10 और 11 के तहत उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे। तो हम देखते हैं एक एक करके इसके इनमें आर्टिकल सभी में है क्या क्या। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की, आर्टिकल 5 में क्या, संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वह निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो। ठीक है, जो नीचे 3 शर्त लिखी हुई हैं, इनमें से किसी भी यदि एक शर्त को कोई सदस्य पूरी करता तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के टाइम पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर के देशों से थे, लेकिन उनके लिए केवल 3 शर्तें हमारे भारत के लोगों ने रखी थी। यदि इन तीनों में से कोई भी एक शर्त उसे पूरी करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी गई थी। तो पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त ये थी कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या तो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जन्मा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी के माता पिता यहाँ जन्मे, ठीक है, माता पिता भारत में है और उनका जो लड़का वो अमेरिका में रहता है। ठीक है, अमेरिका में, तो उस समय पर क्या था कि यदि उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था। ठीक है, तीसरी शर्त थी वह न्यूनतम 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो। जैसे कि मान लो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। मान लो कोई बाहर के देश का कोई सदस्य है, ठीक है, बाहर के देश का कोई नागरिक है और वो भारत में 26 जनवरी 1945 से पहले भारत में आकर निवास करने लगा हो, तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी गई थी। 3 शर्तें थीं, या तो 5 वर्ष पहले से वो भारत देश में रह रहा हो, उसके माता पिता में से कोई सा एक भारत में जन्मा हो, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर एक तीसरी शर्त थी कि वह उसका खुद का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। यदि तीनों शर्तों में से कोई सी भी शर्त का पालन करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी गई थी, और आर्टिकल नंबर 5 में यही लिखा हुआ है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की, तो आर्टिकल में 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। जैसा आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो जब मान लो कोई क्षेत्र है, जैसे कि हम बात करें, मान लो भीमराव अम्बेडकर की हम बात करते हैं, तो ये पहले संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे बंगाल क्षेत्र से। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में क्या हुआ था कि बंगाल का जो क्षेत्र था ये चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में।
ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव ये फिर से लड़कर आए थे कहाँ से, बम्बई महाराष्ट्र से, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मान लो बम्बई क्षेत्र बंगाल क्षेत्र में आ रहे हो और वो भारत के क्षेत्र में आना चाह रहे हो तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें थीं। उसके लिए शर्तें थीं, यदि वह 19 जुलाई 1948 यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस समय पर क्या था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता और इससे पहले यदि वो भारत के क्षेत्र में आया हुआ है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी शर्त थी, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका है तो उसे किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे कोई भी प्रूफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उससे पहले भारत में आया है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, और यदि 19 के बाद भारत में आया है तो क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तीसरी शर्त थी, न्यूनतम 6 महीने तक भारत में रहने दिया जाएगा, ठीक है, न्यूनतम 6 महीने तक भारत में रहने दिया जाएगा। तो ये 2 शर्तें थीं बी में, ठीक है। यदि पाकिस्तान से कोई भारत आना चाहे और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो पहली शर्त है 19 जुलाई 1948 से पहले आया होगा तो उसे नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसके लिए 2 शर्तें, या तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा या फिर उसे कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने दिया जाएगा। उसके बाद सोचा जाएगा कि भारत में रहने लायक है या नहीं है, इसे भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 6 महीने भारत में रहने दिया जाएगा, ठीक है। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आया है तो आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में है, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले एवं पुनः पाकिस्तान से वापस भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। जैसे मान लो कुछ लोग क्या थे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चले गए, ठीक है, लेकिन बाद में जब वो भारत वापस लौटना चाहें, उन्हें भारत की नागरिकता, मान लो जैसे कोई इस देश का निवासी है भारत का, ठीक है, भारत का निवासी है और वो किसी दूसरे देश में जाकर निवास करने लगा तो उसे वहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। मान लो कोई रूस में या फिर पाकिस्तान में ही मान लो कोई जाकर रहने लगा तो क्या होगा, उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी और उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और यदि वह फिर से पाकिस्तान से भारत आना चाहे तो उसकी नागरिकता के संबंध में आर्टिकल नंबर 7 है, आर्टिकल नंबर 7। अब इसमें उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यदि वह 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया, ठीक है, यदि वह 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। 1 मार्च 1947 से पहले यदि गया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और बी में शर्त में क्या था, यदि वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया था तब उसके लिए फिर से 2 शर्तें इसी के अंदर कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आवेदन के लिए आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर न्यूनतम 6 महीने तक भारत में रहना होगा। जैसे उसमें था ना पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, उसमें भी सेम यही है कि या तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तो उसे नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी, और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कम से कम 6 महीने भारत में रहने दिया जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें है कि यदि कोई भारत से पाकिस्तान जाने के बाद पुनः भारत लौटकर आना चाहे तो उसको नागरिकता देने के संबंध में क्या था कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया था तो उसे, यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया था तब फिर से उसे सेम 2 काम कराने होंगे, या रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दूसरा न्यूनतम 6 महीने तक भारत में रहना होगा। और यदि 1 मार्च 1947 से पहले आया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 8 है, संविधान के लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहा हो, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास कर रहा हो परंतु वह भारतीय मूल का हो, ठीक है, परंतु वह भारतीय मूल का हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई भी एक 1935 अधिनियम के तहत भारत का निवासी रहा हो। एक भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, जिसमें एक चुनाव की सबसे पहले चुनाव भी हुए थे 1937 में, भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, और इसी के तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए थे 1937 में, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन कांग्रेस ने कुछ समय बाद इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से, क्योंकि केवल नाम मात्र के लिए कांग्रेस सदस्य बनाए गए थे, जो भारत का जो संचालन था वो अब फिर भी वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों के हाथों में ही था। तो यदि
किसी भी मतलब व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक 1935 अधिनियम के तहत भारत का निवासी रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यदि संविधान लागू होने के टाइम पर कोई भारत में रह रहा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, उसे तो नागरिकता स्वतः ही दे दी जाती थी। लेकिन संविधान लागू होने से पहले यदि कोई बाहर निवास कर रहा है तो उसके लिए शर्त थी कि उसके कोई माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक 1935 अधिनियम के तहत भारत का निवासी रहा हो। उसके लिए दूसरी शर्त ये थी कि भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कराएगा और भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी क्या एक शर्त थी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन शर्त है कि भारत के मूल का ही वो होना चाहिए। संविधान लागू होने से पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा ना है कि बाहर है और रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो व्यक्ति भारतीय मूल का होना चाहिए तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 9 में क्या है, किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 6 में क्या था, आर्टिकल 6 और 7 में मान लो कोई व्यक्ति भारत का है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत का है। ठीक है, और उसने भारत के बाद पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली है। ठीक है, भारत के बाद यदि भारत के बाद उसने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या होता है कि भारत की जो नागरिकता है उसके पास वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह अपना रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में करा चुका है, क्योंकि वह पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर चुका है। इसी वजह से क्या होगा कि उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और ऐसा हमें शक्ति जो प्राप्त है आर्टिकल नंबर 9 के तहत हमें शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 9 के तहत हमें शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 10 में क्या है, संसद द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मान लो किसी के पास भारत की नागरिकता ऑलरेडी है। ठीक है, भारत की नागरिकता पहले से कोई लिया बैठा है, यदि वह किसी कानून का उल्लंघन करता है और जो कानून यदि विशेषकर संसद के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, संसद ने जितने भी कानून बनाए हैं यदि कोई भी व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन कर देता है तो व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसे वंचित कर दिया ही जाएगा, कोई 100% लिखित बात नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। यदि उसने कानून का उल्लंघन किया तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो कानून का उल्लंघन करेगा वो संसद के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, आर्टिकल 11 है नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून या विधि बनाए हो या उसमें कोई संशोधन करना हो। ठीक है, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून या विधि बनाने हो या फिर उसमें कोई संशोधन करना हो तो ऐसा केवल संसद ही कर सकती है। आर्टिकल नंबर 11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि नागरिकता से संबंधित हमें कुछ भी कोई नया कानून या फिर कुछ बनाना है तो उसमें केवल ये अधिकार केवल संसद के ही पास है। ठीक है, अब उसके बाद एक नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1955 में। ठीक है, 1955 में आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें क्या था, नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या था 1955 में कि नागरिकता की प्राप्ति 5 आधारों पर हो सकती है। ठीक है, पहले क्या था, केवल 3 शर्तें रखी गई थी अभी तक, किसमें, यदि किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो। लेकिन एक संशोधन आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। 1955 में अधिनियम पारित किया गया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 5 शर्तें इसके लिए लागू कर दी थी। पहली शर्त क्या थी कि जन्म से, दूसरा पंजीकरण से, तीसरा वंशक्रम से, चौथा देशीकरण से, 5वां किसी राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा। ठीक है, और यदि किसी की नागरिकता हमें समाप्त करनी है तो नागरिकता की समाप्ति करने के लिए 3 आधार थे। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति 3 आधारों पर की जा सकती है और नागरिकता प्राप्त 5 आधारों पर की जा सकती है। वो 5 आधार या तो किसी का जन्म हो, या किसी का पंजीकरण हुआ हो, या किसी का वंशक्रम मतलब उसके किसी भी पूर्वज, माता पिता, दादा दादी या उनके भी कोई मतलब परदादा दादी वो यदि भारत के हैं तो वंशक्रम यदि उसका है तो उस नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। या देशीकरण हो या फिर किसी राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा हो। ठीक है, लेकिन उसे समाप्ति कर दी जाएगी कब, यदि वह खुद उसका त्यागपत्र करता है भारत की नागरिकता का तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा प्रत्यावर्तन। ठीक है, प्रत्यावर्तन यानी कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश चला गया है। ठीक है, तीसरा वंचित किया जाना। अब जन्म से क्या था, जन्म से का मैटर है। जन्म से, यदि हम जन्म से बात करें, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद
यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है तब आप जन्म से भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, चाहे आपके माता पिता कहीं से भी हों, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी। आपको इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 26 जनवरी 1950 के बाद आप भारत में जन्मे हो तो आपके पास भारत की नागरिकता है। ठीक है, जब आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जब आपके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, इसमें एक अपवाद भी है, विदेशी एम्बेसडर, उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई विदेशी एम्बेसडर है तो उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, इसमें अपवाद है। ठीक है, इस अपवाद को भी आपको याद रखना। कभी आप लोग ये सोचो कि भारत का में जन्म हो गया तो वो भारत का नागरिक माना ही जाएगा, तो इसमें एक अपवाद, जो विदेशी एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, विदेशी एम्बेसडर जो होते हैं उन्हें उनके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वंशानुक्रम का मतलब ये है, वंशानुक्रम का मतलब है आपका मूल भारतीय या तो माता पिता या दादा दादी, यानी कि आपके परिवार से या आपका कोई भी वंशज भारतीय है तो उसको दे दी जाएगी। ठीक है, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर किसी देश में हुआ और आपके जन्म के समय आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय और 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में जाकर बच्चे का पंजीकरण करा लें। ठीक है, मान लो आपके माता पिता भारतीय मूल के हैं और वह कहीं बाहर जाकर निवास करने लगे और आपका जन्म कहीं बाहर हुआ है, उसी देश में हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत बोला गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 1992 में एक संशोधन होता संविधान में, उसके द्वारा यह कहा गया कि माता भारतीय होने पर भी बच्चे को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें बोला गया कि माता भारतीय होने पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इससे पहले केवल पिता भारतीय होने पर ही नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, माता भारतीय होने पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा था पंजीकरण को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें 3 शर्तें थी। क्या थी, किसी भारतीय का वैवाहिक संबंधी, ठीक है, किसी भारतीय का वैवाहिक संबंधी। दूसरा था भारतीयों के अल्पवयस्क बच्चे। ठीक है, तीसरा है भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, रजिस्ट्रेशन करके 5 से 7 वर्षों तक भारत रहना पड़ेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 से 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा था इसमें देशीकरण। अब देशीकरण में क्या था, सबसे पहले अपने देश की नागरिकता का त्याग। ठीक है, सबसे पहले अपने देश की नागरिकता का त्याग, पूर्ण आयु / योग्यता / क्षमता, इन तीनों में से कोई सी भी एक हो, या तो पूर्ण आयु हो या फिर योग्यता हो या फिर क्षमता हो। तीसरा, संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा को जानता हो। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब से पहले क्या था, इसमें केवल 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन बाद में 8 भाषाएं इसमें और ऐड कर दी गई हैं। अब कुल मिलाकर 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान की 8वीं अनुसूची में। यदि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को जानता है तो उसका देशीकरण किया जा सकता है। ठीक है, चौथा है, वह किसी ऐसे क्षेत्र से न हो जहां किसी भारतीय के से देशीकरण से नागरिकता न दी जाती हो। ठीक है, 5वां है, वह भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण आस्था व निष्ठा रखता हो। ठीक है, लेकिन जो विदेशी नागरिक होगा उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन थी कि न्यूनतम 1 वर्ष तक रहना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई अगर सब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यदि कोई विदेशी नागरिक है तो उसे कम से कम 1 साल तक भारत में रहना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो उस नागरिकता मिल जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होता तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाने पर वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, मान लो हमने कोई भी राज्य क्षेत्र, जैसे मान लो पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, ठीक है, यदि हम पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र को भारत के साथ यदि आज भी मिला लेते हैं तो क्या होगा कि पाकिस्तान के जो उस क्षेत्र पर रहने वाले नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान भी हमें नागरिकता संशोधन में बोला गया था 1955 में। ठीक है, क्या था कि किसी भी राज्य क्षेत्र को यदि हम भारत में मिला लें, ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र को, चाहे वो कोई से भी देश का राज्य हो सकता है, यदि उसको हम भारत में मिला लेंगे तो क्या होगा, वहाँ के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंद्र के निवासी जो हैं ये सब 14वें संविधान संशोधन के बाद 1962 के साथ भारत के नागरिक होंगे।
ठीक है, ये फ्रांसीसी कॉलोनी है। इसके बाद जो संविधान के जो भाग बचे, हमने आज की वीडियो में भाग 2 कवर किया। भाग 1 में क्या था, भारत संघराज्य क्षेत्र, और भाग 2 में नागरिकता। कल की वीडियो में भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक, कल की वीडियो में हम 12 से 35 तक आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।